नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ना तो चुनाव देखकर चलती है, ना नंबर गेम की मोहताज है। उन्होंने देश के लिए कुछ लक्ष्य तय कर रखे हैं और उन्हें उनके काम पूरे करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती बॉस। और यह बात आज एक बार फिर साबित हो गई है। कहां राहुल गांधी और इंडिया अलायंस संसद न चलने देने पर आमादा रहे, कहां ये लोग आपस में ही मरे भिड़े जा रहे हैं। और इस बीच नरेंद्र मोदी ने आज वो फाइल आगे बढ़ा दी जो राहुल और कांग्रेस को अब एक बार में निपटाएगी, जो देश की रॉकेट बनी अर्थव्यवस्था को और तूफानी गति दे देगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया है जो आज से पहले कोई सोच भी नहीं रहा था। आज आपको पीएम मोदी का यह फैसला बताऊंगा, कैसे नरेंद्र मोदी के लिए अब दो सबसे महत्वपूर्ण फैसलों का वक्त है, वो भी बताऊंगा। संसद में रोज एक्सपोज होते राहुल गांधी और विपक्ष की पॉलिटिक्स भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो दो बड़े फैसले कौन हैं जो पीएम मोदी की चेकलिस्ट में है और एक पर आज टिक लग भी गया, और दूसरा कितना बड़ा फैसला है वो भी बताऊंगा। पहले आप देखिए कि पहला फैसला तो है वन नेशन वन इलेक्शन का, जिसे आज पीएम मोदी की कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी बॉस। अब देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा चुका है क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। दूसरा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिस पर पीएम मोदी जल्द बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आज आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि वर्शिप एक्ट पर क्या होने वाला है। ये दोनों ऐसे फैसले हैं जो पीएम मोदी के एजेंडे में रहे। आज पाठशाला में आपको पीएम मोदी के दो बड़े फैसलों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले बात पीएम मोदी के उस फैसले की जिससे आज पूरे विपक्ष में खलबली मच गई। ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक हर कोई विरोध में उतर गया भाई। आज मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी संसद सत्र में मोदी सरकार संसद में यह बिल पेश कर सकती है। आज कैबिनेट की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल से जुड़े टेक्निकल इश्यू पर जानकारी दी कि भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इस बिल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि जनता के बीच जाइए, लोगों को इस बिल के फायदे बताइए, क्योंकि यह देश के लिए गेम चेंजर है। देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बना देगा बॉस, आपका हमारा पैसा बचा देगा। नरेंद्र मोदी कोई काम बिना होमवर्क के नहीं करते। वन नेशन वन इलेक्शन को भी वो एकदम से नहीं लाए, महीनों की तैयारी रही है। पिछले टर्म से ही नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को इस काम पर लगा दिया था। आपको याद होगा पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन हुआ था। या आप लोग देखिए कैसे कराना है वन नेशन वन इलेक्शन। इस पैनल ने इसी साल वन नेशन वन इलेक्शन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों वाली अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 191 दिनों तक एक्सपर्ट से बातचीत चली और उसके बाद यह रिपोर्ट तैयार हुई। 7 देशों के इलेक्शन प्रोसेस पर रिसर्च की गई। ये 7 देश कैसे वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं भाई, एक बार में कैसे चुनाव कराते हैं, तो पूरा पढ़ा गया सबको। फिर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी कि भाई हम क्या सोचते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इसमें से 47 में से 32 दलों ने कहा कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन कराइए जी, अच्छा है। 15 ने कहा कि ना मत कराइए, ये ठीक नहीं है। पब्लिक से भी राय ली गई। पैनल को 21,558 रिस्पॉन्स भी मिले और इसमें से भी 80% पब्लिक बोल रही थी कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन कराइए ना, ठीक तो है। कोविंद कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की है। पहले फेज में कहा गया है कि लोकसभा विधानसभा एक साथ निपटा दीजिए और उसके 100 दिन के अंदर फिर जो निकाय चुनाव होते हैं स्थानीय, उसको करा दीजिए, खत्म मामला। चुनाव आयोग इन चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। कमेटी ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, मानव संसाधन और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की भी सिफारिश की। अगर वन नेशन वन इलेक्शन जो अभी कैबिनेट से पास हुआ है वो संसद में भी पास हो गया और कानून बन गया तो देश की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। जो लोग रोज बार बार ईवीएम पर रोते हैं उनको यह मौका नहीं मिलेगा। जो लोग ये उम्मीद लगा के रहते हैं, ये सपना दिखाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई राहुल जी इस बार फेल हुए, अगला में देखना ना झंडा गाड़ देंगे, वो 5 साल के लिए राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। जब राहुल गांधी एक साथ सारा चुनाव हारेंगे या कांग्रेस जो है वो एक मुश्त चुनाव हारेगी, कहीं कहीं पे जीत जाए तो जीत जाए, फिर 5 साल के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस निपट जाएंगे बॉस। उनको जवाब देते नहीं बनेगा। अभी तो कहते ना कि इसमें छोड़ो ना यार, अगला में दिखाता हूं। अगला अब आएगा 5 साल बाद। देश में बार बार होने वाले चुनाव बंद हो जाएंगे। 1-2 फेज में सारा काम निपट जाएगा और कई पार्टियां और नेता निपट जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन कितना बड़ा फैसला साबित होने वाला है, इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि आज ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
जिनकी अध्यक्षता में यह रिपोर्ट तैयार हुई है, उन्होंने भी इसे गेम चेंजर बताया। रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह मुद्दे किसी राजनीतिक पार्टी के लिए हित अहित का है ही नहीं, देश के हित का मुद्दा है। यह गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि इसे लागू करने के बाद देश की जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगी बॉस। यानी अभी ही दुनिया मुंह बाय देखती है कि अरे बाप रे, हम लोगों से 1.5-2% की ग्रोथ रेट नहीं हो रही। भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है। रामनाथ कोविंद कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन आ गया, बार बार जो है चुनाव की वजह से सरकारी काम रुकने बंद हो गए, बार बार का खर्चा बंद हो गया, देश की जीडीपी 1.5% भाग जाएगी आगे। आप सोचिए देश के लिए कितना बड़ा ये गेम चेंजर होने जा रहा है जो नरेंद्र मोदी कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी कोई डिसीजन ले और इंडी गठबंधन छाती ना पीटे, ऐसा कैसे होगा बॉस? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भले ही लोग कहते रहे कि देश के लिए अच्छा फैसला है, लेकिन इंडी गठबंधन को तो हर बात में मोदी विरोध करना है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन को जैसे ही पीएम मोदी ने मंजूरी दी, वैसे ही इंडी गठबंधन तिल मिला गया। अरविंद केजरीवाल बोलने लगे कि देश को चाहिए एक राष्ट्र एक शिक्षा, एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, एक राष्ट्र एक चुनाव। नहीं चाहिए भाई, आपको लग रहा ना नहीं चाहिए, पब्लिक तो कह रही है कि चाहिए। और आप वन नेशन वन हेल्थ दीजिए ना भाई, वन नेशन वन एजुकेशन दीजिए, किसने रोका है? ममता बनर्जी कह रही है कि असंवैधानिक और संघीय व्यवस्था विरोधी बताया है उन्होंने इसको। उन्होंने कहा कि विपक्ष की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया, हम दिल्ली की तानाशाही सनक के आगे नहीं झुकेंगे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि यह अव्यवहारिक है, लोकतंत्र विरोधी कदम है, इससे संघवाद खत्म हो जाएगा, क्षेत्रीय आवाज दबा दी जाएगी। मतलब अभी वन नेशन वन इलेक्शन के सिर्फ कैबिनेट ने मंजूरी दी है, संसद में बिल आएगा, बिल में क्या है अभी इन लोगों को कुछ नहीं पता। लेकिन मोदी ला रहे हैं तो विरोध करना है। और इंडी गठबंधन को अभी से लग गया कि मोदी सब खत्म कर देंगे। एक बार इंडी गठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, फिर आपको बताता हूं कि यह संभव है या नहीं है और कैसे होगा यह सब। ये जो बिल आ रहा है ये फेडरल स्ट्रक्चर को पे एक सवालिया निशान लगाता है। ये वो सरकार है जिसने फेडरल स्ट्रक्चर को आए दिन उस पर हमला करने का काम किया है। सवाल ये भी उठता है कि ईवीएम मशीन्स पे जनता के बीच में इतने सवाल हैं, क्या उसका जवाब देगी कोई तय कर रहा है? सवाल ये भी है इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी को ये कहाँ तक स्ट्रेंथन करेगा? ये बिना ड्राफ्ट आए देखे क्या कहना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसमें कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, तो विपक्ष उसे होने नहीं देगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक चुनी हुई सरकार का दोबारा मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा? ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है तो इतना सारे स्टेट्स है, अपना अपना हिस्ट्री है, अपना अपना जियोग्राफी है, अपना अपना पॉलिटिकल केमिस्ट्री है, तो इस देश में ये पॉसिबल नहीं है। ये लोग जो ये बता रहे हैं कि इस देश में ये पॉसिबल नहीं है, उन्होंने पॉसिबल ना होने के लिए क्या तैयारी की कि भाई ये नहीं होगा? क्या रिपोर्ट है? एक कमेटी 18,000 पन्नों की रिपोर्ट दे रही है, वो कह रही है पॉसिबल है, ये बैठे बैठे कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं। और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अरे मोदी कह रहे हैं कि देश में साफ सफाई होनी चाहिए। कौन साफ सफाई करेगा? पॉसिबल है? हुआ ना पॉसिबल बॉस। लोग आज कचरा फेंकने के बजाय जेब में रख के डस्टबिन में डालने लगे ना, धीरे धीरे खुले में शौच बंद होने लगा ना बॉस। गरीब को घर मिलने लग गया ना, अकाउंट में पैसा डायरेक्ट आने लग गया ना। जो लोग कहते थे ये यूपीआई होगा, सब्जी वाला जो है क्या मशीन लेके चलेगा, लोग पैसा लेके घर से निकलना बंद किए, मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं ना बॉस। इन लोगों को तो हर चीज इम्पॉसिबल लगता था, तो इनको लग रहा है कि वन नेशन इलेक्शन नहीं हो सकता, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष पूरा खर्चा पानी लेकर अभी से वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में उतर गया है। अभी तो बिल आया नहीं है, जब संसद में पेश होगा तो वहां विपक्ष अपनी बात रख सकता है। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई बात भी नहीं है। देश में 1967 तक चुनाव होते थे एक साथ, तो ये कैसे कह रहे हैं ये लोग 67 में हो जाता था, अब नहीं हो सकता है? ये तो गलत का बात कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात, दुनिया के कई बड़े देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, बहुत आराम से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो कर सकते, हम नहीं कर सकते। इन लोगों की यही सोच कि वो कर सकते हम नहीं कर सकते, भारत को रोके हुई थी, जो 2014 के बाद चेंज हुआ। चौथी बात, वन नेशन वन पैनल ने कई देशों के वन नेशन वन इलेक्शन को स्टडी किया है, सिर्फ हवा में इसकी सिफारिश नहीं की गई है।
जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, फिलीपींस, सब जगह एक साथ चुनाव हो रहे हैं। पांचवी बात, अगर एक साथ चुनाव कराने से देश का वक्त बच रहा है, पैसा बच रहा है, बार बार चुनाव आचार संहिता लग जाती है, काम रुक जाता है, वो काम रुकना बंद हो जाएगा, बार बार जनता का टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, आपको दिक्कत क्या है भाई? भाई आप 5 साल बाद या बीच बीच में जब चुनाव होते हैं उस वक्त अगर नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं तो एक साथ में भी हरा दीजिए, इसमें क्या बड़ी तूफानी बात है? जो आपके लिए रिस्क है एक साथ चुनाव होने पर, वही मोदी के लिए भी है, लेकिन इनको समझना ही नहीं है, हर चीज में विरोध करना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता है और मोदी सिर्फ भारत में इसको लेकर आ रहे हैं। भाई इंडोनेशिया बड़ा देश है, वहां 2019 से सारे चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इसी साल फरवरी में इंडोनेशिया में सारे चुनाव एक साथ हुए, 20 करोड़ लोगों ने एक दिन में वोट डाला, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, पार्षद सब एक साथ चुन दिया भाई। स्वीडन में भी ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है कि वहां पार्लियामेंट से लेकर नगर पालिका तक सारे चुनाव एक समय पर एक साथ होते हैं। हर 4 साल में सितंबर के सेकंड संडे को वोटिंग होती है, जिसमें पूरा देश एक साथ वोट डालता है, काम खत्म। साउथ अफ्रीका में संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं। फिलीपींस में 1995 से संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इसके अलावा ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, कई देश हैं भाई जहां एक साथ चुनाव होते हैं। और भारत इतना आधुनिक होता जा रहा है, दुनिया में भारत का यूपीआई चलने लग गया बहुत, और ये कह रहे हैं हम एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। यही इन लोगों के सोच की प्रॉब्लम है कि हो नहीं सकता, और नरेंद्र मोदी की सोच है कि ये कैसे नहीं होगा। देश में एक साथ सारे चुनाव कराने का मुद्दा कोई आज का है भी नहीं। इसकी कोशिश इंदिरा गांधी के जमाने में 1983 से चल रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने तब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 1999 में इस मुद्दे पर लॉ कमीशन ने तब सिफारिश की जब अटल जी की सरकार थी। अब जाकर इतने सालों में नरेंद्र मोदी ने इस पर कदम बढ़ाया। नरेंद्र मोदी एक तरफ देशहित के बड़े फैसले ले रहे हैं, कांग्रेस अपनी उसी राजनीति में फंसी है जिसमें कभी अडानी का मास्क लगाकर संसद में नौटंकी होती है, कभी अडानी की टी शर्ट पहन के ड्रामा होता है। आज कांग्रेस ने संसद में प्ले कार्ड्स लेकर प्रदर्शन किया, अडानी के नाम पर नारेबाजी हो रही थी और हाथ में पोस्टर लिए हुए थे। लेकिन आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस को उसी के स्टाइल में जवाब दे दिया। कांग्रेस पीएम मोदी और अडानी की तस्वीरें संसद के बाहर लहराती है। आज गिरिराज सिंह सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का पोस्टर लहराने लगे कि लो, हमको नहीं छपवाने आता है क्या? हम भी छपवा दिया। अब बताओ, उस जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का फोटो ले आए, तुम अडानी मोदी कर रहे हो, वो सोनिया सोरोस करने लग गए। बीजेपी आजकल एकदम एक के बदले 4 देती है। संसद के बाहर लड़ाई चल रही है, संसद के अंदर भी खूब टकराव हो रहा है। आज भी राज्यसभा में हंगामा हुआ है भाई। उपराष्ट्रपति को लेकर सदन में बीजेपी के नेता जेपी नड्डा और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भिड़ गए। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि राज्यसभा में भेदभाव होता है, विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। आज जेपी नड्डा ने इन आरोपों को यह कहकर झूठा बताया कि सभापति की तरफ से नेता विपक्ष को कई बार बोलने का मौका दिया गया, उन्हें कई बार सभापति के चेंबर में आने और बातचीत करने का न्योता तक दिया गया, लेकिन नेता विपक्ष सभापति से मिलने ही नहीं आते। एक बार सुनिए आज राज्यसभा में जेपी नड्डा और खड़गे ने क्या कहा है, फिर बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति ने आज विपक्ष से क्या कहा। दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे, जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। उनके जो निर्णय रहते हैं उसके विरुद्ध कोई बात नहीं करना चाहिए, ये कंटेम्प्ट होता है, उन्होंने कहा। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं, आप आज तक किसी कमेटी में आए क्या? आपने मेरा निवेदन को स्वीकार किया? सदन में जो बोला जाता है उसको सुनने के लिए भी कान को ट्रेन करना पड़ेगा, इतना हंगामा आजकल वहां होता है। पिछले कई दिनों से इंडी गठबंधन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर हमलावर है। इंडी गठबंधन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन आज उपराष्ट्रपति ने इंडी गठबंधन की क्लास लगा दी।
उपराष्ट्रपति ने इंडी गठबंधन से कहा कि वो रिश्तों को थोड़ा अहमियत देना सीखे। सुनिए एक बार उपराष्ट्रपति को, फिर बताऊंगा कि आज राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसने विपक्ष को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। आप तो रिश्तों को बहुत जल्दी भूल जाते हो। आपको रिश्ते याद ही कहाँ रहते हैं। रिश्तों की अहमियत समझो थोड़ा। इन रिश्तों की तिलांजलि नहीं दी जाती है, इन रिश्तों को पूजा जाता है, सर्जन किया जाता है। चोट करनी है तो दिमाग पर कीजिए, दिल पर नहीं। इंडी गठबंधन कई दिनों से यही माहौल बना रहा है कि वो तो संसद चलने देना चाहता है, सरकार ही संसद ठप कर रही है। लेकिन आज संसद में एक तस्वीर ने विपक्ष के इस झूठ की कहानी खत्म कर दी। आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा था। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, जो 91 ईयर्स के हैं, 91 साल के, उठ नहीं पाते, बैठे बैठे बोलते हैं। वो विपक्षी सांसदों की तरफ हाथ जोड़ने लगे। भाई, पूर्व प्रधानमंत्री जो ठीक से खड़े नहीं हो सकते, वो हाथ जोड़ रहे हैं विपक्षी सांसदों के सामने, कह रहे हैं संसद चलने दो भाई। ये देखिए, ये हालत हो गई है। एक पूर्व प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के कहना पड़ रहा है कि संसद चलने दो। ये इंडिया अलायंस का हाल है। जब बात नहीं बनी तो उन्हें अपनी सीट से उठना पड़ा। देखिए राज्यसभा में आज क्या हुआ। राज्यसभा जैसा हाल आज लोकसभा में भी था। लोकसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार से सोरोस के कनेक्शन पर तीखे सवाल पूछे। ये सवाल बीजेपी लगातार कर रही है, लेकिन कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा। सुनिए एक बार निशिकांत दुबे को। FDL AP जो तस्वीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन पे सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव सैम पित्रोदा देता है। ये खालिस्तानियों से मिलता है, ये कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोरोस और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का संबंध क्या है? संसद में कल तक विपक्ष उपसभापति जगदीप धनखड़ के पीछे पड़ा। अब इनके टारगेट पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आ गए। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने आज किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। किरण रिजिजू पर आरोप लगाया कि उन्होंने विपक्ष के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के 60 सांसदों ने इस नोटिस पर साइन किए। विपक्ष का आरोप है कि बुधवार को किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से कहा था कि वो संसद में बैठने लायक नहीं। किरण रिजिजू ने कहा था कि अगर आप चेयर का सम्मान नहीं कर सकते तो आपके पास इस हाउस का सदस्य होने का कोई हक नहीं है। लेकिन आप यह भी देखिए कि जो टीएमसी राज्यसभा में मोदी सरकार के मंत्री की भाषा पर सवाल उठा रही, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला रही है कि कैसे बोल दिया भाई कि हम लोग बैठने लायक नहीं है। उसी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी कल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पर्सनल अटैक कर रहे थे। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को संसद में खड़े होकर लेडी किलर कह रहे थे। तब तो कोई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं आया। अपने बयान पर कल्याण बनर्जी को लिखित में माफी तक मांगनी पड़ी। एक बार सुनिए कल कैसे कल्याण बनर्जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भिड़ गए थे। सुन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर देखते हैं, बोलते नहीं है। सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर देखते हैं, ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप सुंदर देखने ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे समझ गया ना? अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपका माफी देखने नहीं है तो क्या करेगा भाई? आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, आप लेडी किलर है, वो सब हम जानते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, हम इनका भी सामना करेंगे सर। हम भी करेंगे। हम इनको बोलने नहीं देंगे सर। अरे क्या बोलने नहीं देंगे? बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। क्या समझ के रखा आपने अपने आप को कि सदन के अंदर आके जो भी बोलोगे सदन की
ऐसे ऐसे बयान हो रहे हैं सदन में, किसी को लेडी किलर कहा जा रहा है, और फिर वही टीएमसी कह रही है कि अरे किरण रिजिजू ने कैसे कह दिया कि हम लोग यहां बैठने लायक नहीं। संसद में बवाल मचाते इंडी गठबंधन के खुद के अंदर कम बवाल थोड़े ना मचाए। राहुल और अखिलेश यादव की पार्टियां लगातार भिड़ी पड़ी हैं। संभल के मामले में तो अखिलेश और उनके लोगों ने राहुल गांधी और कांग्रेस को ऐसा धोया था कि राहुल गांधी को संभल के लोगों को दिल्ली बुलाकर मिलना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी जब संभल जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया था। तो समाजवादी पार्टी तक ने कह दिया था कि संसद में तो संभल का मामला उठाते नहीं है, अडानी अडानी करते हैं। इंडी गठबंधन के नेता के तौर पर भी अखिलेश ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया था और ममता बनर्जी के लिए माहौल बनाने में शामिल हो गए थे। इसके अलावा लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी अखिलेश कांग्रेस से बहुत नाराज बताए जाते थे, क्योंकि अवधेश प्रसाद की सीट बदल दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दलित और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी घमासान शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने जब संभल मुद्दे को जोर शोर से उठाया था तो कांग्रेस ने सांस तक नहीं ली थी, अडानी अडानी कर रहे थे। अब राहुल गांधी संभल के मामले को छोड़कर अचानक हाथरस निकलकर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करने लग गए। हाथरस में 4 साल पहले एक दलित लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर बहुत हंगामा भी हुआ था। अब 4 साल बाद राहुल गांधी को हाथरस कांड की फिर याद आई। यह बताया गया कि हाथरस के पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने हाथरस जाने का फैसला किया। राहुल गांधी ने हाथरस के मामले में कहा कि पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है, उनके साथ क्रिमिनल्स के जैसा व्यवहार हो रहा है। भाजपा सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय सरकार उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रही है। हम इस परिवार को यूं ही उनके हाल पर रहने को मजबूर नहीं होने देंगे। इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि हाथरस के पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को जो चिट्ठी लिखी थी वो 2 जुलाई को लिखी थी। इसी से लोगों ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी को 5-6 महीने बाद यह याद आया कि अरे मेरे पास चिट्ठी आई है, हाथरस जाना चाहिए। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, सुनिए। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं। पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। राहुल गांधी किसके साथ हैं किसके नहीं ये देश देख रहा है। राहुल गांधी के साथ कोई है भी या नहीं ये भी देश देख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदुओं का एक बड़े मुद्दे पर साथ देंगे क्या? पाठशाला में अगली क्लास। पीएम मोदी के हिंदू प्रेम का सबसे बड़ा टेस्ट आ गया है। 4 हफ्ते में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्या? एक तरफ पत्थरबाजों के समर्थक, दूसरी तरफ मोदी हिंदुओं के लिए वो काम करेंगे जो गेम पलट देगा क्या? अब इसका चैप्टर। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन हिंदुओं को एहसास हुआ कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में क्या किया और इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी का तब भरपूर साथ दिया जब हरियाणा और महाराष्ट्र में पीएम मोदी का टेस्ट था। हरियाणा और महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा तो हिंदू एकजुट हुआ। हरियाणा महाराष्ट्र में बंपर जीत बीजेपी को दिलवाई। हिंदुओं ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार की। उनके हिंदू प्रेम का सबसे बड़ा टेस्ट सामने आकर खड़ा हो गया है और सिर्फ 4 हफ्ते में सब साफ हो जाना है। पीएम मोदी के हिंदू प्रेम का टेस्ट होना है वर्शिप एक्ट पर फैसले को लेकर, जो वर्शिप एक्ट कांग्रेस के जमाने में लाया गया था, जिसकी वजह से सनातन के बहुत सारे केंद्र जो विदेशी आक्रांताओं ने तोड़े थे वो सैकड़ों सालों बाद आज भी बंधक है। वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लगाई गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार वर्शिप एक्ट पर अपना स्टैंड क्लियर करे। केंद्र सरकार 4 हफ्तों में वर्शिप एक्ट पर जवाब दे। बिना केंद्र सरकार के जवाब के अब फैसला नहीं दे सकते। यानी 4 हफ्ते, मात्र 4 हफ्ते, महीने भर के अंदर पीएम मोदी को अब बड़ा फैसला करना है कि वर्शिप एक्ट रहे या जाए। सरकार का स्टैंड क्या है यह कोर्ट में बताना होगा। इसलिए आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से वर्शिप एक्ट पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा, तब से पीएम मोदी के हिंदू प्रेम का एक टेस्ट भी शुरू हो गया। इस देश में समानता सबके लिए जो कही जाती है होनी चाहिए, वो होगी या नहीं अब सरकार में ये टेस्ट होगा। क्योंकि देश का हिंदू समाज जो वर्शिप एक्ट को बड़ी रुकावट मानता है, वो बड़ी उम्मीद से नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है कि अब देखते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार कोर्ट को क्या कहती है।
इसी साल सितंबर में नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो वहां खुद यह कहा था कि उनका तीसरा टर्म बड़े फैसलों वाला होगा। इस दौरान भीड़ मथुरा और काशी के नारे लगा रही थी। वहीं सीएम योगी भी कह चुके हैं कि हमारे आस्था के केंद्रों के लिए सैकड़ों साल का जो संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष अब खत्म होना चाहिए। एक बार पीएम मोदी और सीएम योगी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि सरकार के वकील ने आज क्या कोर्ट में कहा, जिससे भी एक हिंट मिलता है और आगे क्या होना है। ये तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। हमें 3 गुना ताकत और 3 गुना गति के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ कोई समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है, ईश्वर की अवतरण की धरती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था। अब वर्शिप एक्ट को लेकर पीएम मोदी की सरकार क्या फैसला लेगी, केंद्र सरकार का क्या स्टैंड होगा, इस पर सबकी नजर होगी, क्योंकि वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी, उन याचिकाओं पर सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केबी विश्वनाथन की बेंच कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुछ आदेश पारित किए, जिसके बारे में आपको पहले बताता हूं। वर्शिप एक्ट पर अगले आदेश तक कोई नया केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा, आज कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई हो रही है, देश भर में इस तरह के मामले नहीं सुने जाएंगे। जिन अदालतों में सुनवाई हो रही है वो कोई आदेश नहीं दे सकती। अदालतें किसी तरह के सर्वे का आदेश पारित नहीं कर पाएंगी। ज्ञानवापी, संभल, भोजशाला जैसे मामलों में सुनवाई जारी रहेगी। जब तक केंद्र सरकार जवाब दाखिल नहीं करती, हम मामले को नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वर्शिप एक्ट के दायरे, उसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही ठीक होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ फिलहाल के लिए रोक लें। वर्शिप एक्ट पर आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने जो बातें कही उससे संकेत मिलते हैं कि वर्शिप एक्ट को लेकर पीएम मोदी क्या कर सकते हैं। एसजी तुषार मेहता ने आज कोर्ट को कहा कि हम इस मामले में जवाब देना चाहते हैं और जल्दी ही जवाब फाइल करेंगे। हमने एक कॉमन ईमेल आईडी बनाई है जहां सब कुछ अपलोड किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने सवाल उठाया कि क्या कोई थर्ड पार्टी भी इस मामले में दखल दे सकती है। यानी केंद्र सरकार खुद कह रही है, सरकारी वकील खुद कह रहे हैं बॉस, कि हम बताना चाहते हैं वर्शिप एक्ट पर सरकार क्या सोचती है। अब कई लोग मान रहे हैं कि एक बड़ी मजबूत बात है और इससे सरकार का स्टैंड दिखने लगा है। पहले की सरकारों में यह होता था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई विवादित मामला जाता था तो सरकार जवाब देने से बचती थी, लटकाने की कोशिश करती थी। लेकिन यहां तो सरकार खुद खड़े होकर कोर्ट में साफ कह रही है कि वो जवाब देना चाहते हैं और जल्द जवाब फाइल करेंगे। वर्शिप एक्ट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा वो आपको बताऊं, उससे पहले यह बताता हूं कि वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, कितने बड़े बड़े लोग और पार्टियां वर्शिप एक्ट वाले केस से जुड़ गई। वर्शिप एक्ट के समर्थन में कि एक्ट रहना चाहिए और किसी भी धर्म स्थल का जो है वो स्वरूप नहीं बदलना चाहिए, कोई कोर्ट नहीं जाएगा वगैरह वगैरह, ये जो वर्शिप एक्ट में है इसका समर्थन करने वाली कौन कौन है भाई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जितेंद्र आवाड़, NCP शरद पवार के जितेंद्र आवाड़, मनोज झा जो RJD के हैं, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा, ये सारे लोगों ने याचिका दी है कि भाई वर्शिप एक्ट रहना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। जबकि वर्शिप एक्ट के विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी खड़े हैं, कह रहे हैं कि हटाइए इसको, ये क्या है। विष्णु शंकर जैन लड़ रहे हैं, देवकी नंदन ठाकुर हैं, अश्वनी उपाध्याय, इन लोगों ने याचिका डाली है कि वर्शिप एक्ट हटाइए बॉस, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ। इतने बड़े बड़े लोग और संस्थाएं वर्शिप एक्ट में बदलाव या उसे खत्म करने के विरोध में उतरे हुए हैं। इनमें राजनीतिक दल भी शामिल हैं। सभी को अपनी अपनी राजनीति की चिंता है, इसलिए वर्शिप एक्ट का समर्थन कर रहे हैं।
लेकिन हम आपको बताते हैं कि वर्शिप एक्ट को अगर पक्षपाती कहा जाता है तो कहा क्यों जाता है। भाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा था कि क्या संसद के पास यह एक्ट पास कराने का अधिकार था भी या नहीं, क्योंकि वर्शिप एक्ट में उन विषयों पर नियम बने हुए हैं जो स्टेट लिस्ट में यानी राज्यों के अधिकार है। तो केंद्र ने कैसे बना दिया नियम, यह सवाल पूछा गया। आरोप है कि वर्शिप एक्ट संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि कानून के सामने सभी नागरिक एक जैसे। वर्शिप एक्ट पूरे देश में लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं है, यानी वर्शिप एक्ट समानता के अधिकार के खिलाफ है। आरोप है कि वर्शिप एक्ट संविधान के आर्टिकल 21 के भी खिलाफ है। आर्टिकल 21 सभी नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की ताकत देता है, लेकिन वर्शिप एक्ट कोर्ट जाने का अधिकार छीन लेता है। ऐसा कैसे होगा बॉस? आप कोर्ट जाने से कैसे मना कर सकते हैं, लेकिन यह एक्ट करता है कि नहीं जाओगे तुम जी, कोर्ट जो दे दिया ले या लो, आज निकलो यहां से। ऐसा हिसाब रहा है इस एक्ट को लाते वक्त। यह भी कहा जाता है कि संविधान के आर्टिकल 32 में दिए अधिकारों को वर्शिप एक्ट रोकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था कि आर्टिकल 32 संविधान का दिल और आत्मा है। आर्टिकल 32 सभी नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, लेकिन वर्शिप एक्ट ऐसा करने से रोकता है। और ऐसा कानून कांग्रेस ले आई 1991 में और चले जा रहा है। संविधान में कई ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें दिए अधिकारों और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में टकराव होता रहता है। जैसे संविधान का आर्टिकल 25 नागरिकों को अपना धर्म मानने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है, लेकिन वर्शिप एक्ट हिंदुओं, जैन, बौद्धों, सिखों से यह अधिकार छीनता है। संविधान का आर्टिकल 26 धार्मिक समुदायों को अपने पूजा स्थलों के प्रबंधन प्रशासन का अधिकार देता है, लेकिन वर्शिप एक्ट हिंदू, जैन, सिखों के धार्मिक संपत्तियों को दोबारा हासिल करने से रोकता है। संविधान का आर्टिकल 29 भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने का अधिकार देता है, लेकिन वर्शिप एक्ट सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पूजा स्थलों को वापस लेने से रोकता है। यानी यह पूरा एक्ट ही संविधान के खिलाफ है, यह दावा किया जाता है। लेकिन भाई वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी कोई चीज होती है? आदमी वोट देखेगा कि संविधान देखेगा? तो आ गया कानून 1991, आ गया वर्शिप एक्ट। वर्शिप एक्ट का विरोध करने का एक लॉजिक इसकी कट ऑफ डेट भी है, यानी लागू होने की तारीख। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कानून बना, लेकिन इसके प्रभावी होने की तारीख 15 अगस्त 1947 रख दी गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। भारत की संस्कृति, धार्मिक मान्यताएं और तीर्थ स्थल उससे पहले नहीं थे क्या? लेकिन कहा गया कि भाई यही कट ऑफ डेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के नागरिकों को संवैधानिक अधिकार तो 15 अगस्त 1947 के बाद मिले हैं। 26 जनवरी 1950 यानी आजादी के करीब 3 साल बाद नागरिकों को ज्यादातर संवैधानिक अधिकार मिले। उस हिसाब से दावा किया जाता है कि वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख ही गलत है। जो धार्मिक मान्यताएं सैकड़ों सालों से चली आ रही हैं, जो इतिहास में लिखा है, उन सबको नजरअंदाज करके 15 अगस्त 1947 की तारीख तय कर दी गई कि आजादी के वक्त जो जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं बदलेगा। यह क्या बात हुई बॉस? वर्शिप एक्ट का विरोध इसलिए भी होता रहा है क्योंकि यह कानून एक तरह से 1192 से लेकर 1947 तक आक्रांताओं द्वारा तोड़कर बनाए गए धर्मस्थलों को कानूनी मान्यता दे देता है, जबकि देश में ऐसे सैकड़ों धर्मस्थल हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए। इस कानून के विरोध में कहा जाता है कि मध्यकाल में अन्य धर्म के लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया था और इस कानून से हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को चोट पहुंचती। भाई एक देश पाकिस्तान बना, इस्लामिक लाइंस पर बना, वहां आप धर्म के हिसाब से चले गए, आप रह रहे। लेकिन जो भारत आजाद हुआ उसमें वो धार्मिक स्थल जो आक्रांताओं ने आकर गुलाम बनाए, उन्हें तोड़ा, वो धार्मिक स्थल आजाद नहीं होने चाहिए। ये कौन सी आजादी है बॉस? आप सोचिए कि 80% से ज्यादा हिंदुओं वाले देश में हिंदुओं के पास यह अधिकार नहीं है कि वो अपने धार्मिक स्थलों को फिर से हासिल कर सके। कह रहे हैं कि तुम कोर्ट भी नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? 1991 में कांग्रेस की सरकार वर्शिप एक्ट लेकर आई थी कि नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, हिंदू कह देगा कि ये है वो है, ऐसे कैसे चलेगा? जो जैसा था 47 में वैसा रहेगा। और यही कांग्रेस 1995 में वक्फ एक्ट लेकर आ गई कि भाई वक्फ बोर्ड जहां कह देगा वो उसका हिसाब देखना पड़ेगा। अरे ये दोनों ही एक्ट कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के प्राइम एग्जाम्पल है। वर्शिप एक्ट से हिंदुओं के हाथ बांध दिए गए। 15 अगस्त 1947 में जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसमें बदलाव नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वक्फ एक्ट से मुसलमानों को यह अधिकार दे दिया गया कि वो जिस प्रॉपर्टी को चाहे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। वर्शिप एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद के खिलाफ हिंदू कोर्ट तक नहीं जा सकते।
वक्फ एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर दावा कर दे उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब गजब का सेक्युलरिज्म चल रहा है बॉस। हिंदू कुछ नहीं कर सकता, मुसलमान इस देश में रह रहा है तो भाई वो सब कर सकता है। ये कौन सा तराजू बराबर है भाई सेक्युलरिज्म का? ये दोनों को बराबर पावर दी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। केंद्र सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद क्या हो सकता है अब आपको यह भी बताता हूं। अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ जाती है और इसे गैर संवैधानिक बताती है तो केंद्र सरकार पर वर्शिप एक्ट को संसद के जरिए खत्म करने का दबाव बढ़ेगा। और अगर केंद्र सरकार न्यूट्रल रहती है या एक्ट का साथ देती है तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा। कोर्ट में वर्शिप एक्ट की लीगैलिटी पर बहस होगी, जिसके बाद वर्शिप एक्ट का क्या होगा इस पर फैसला आएगा। लेकिन 4 हफ्ते में तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि इस देश के संवैधानिक इतिहास पर जो कई लोगों को लगता है काला काला दाग है वर्शिप एक्ट, वो रहेगा या जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार क्या कोर्ट में जवाब देगी, अब इस पर सबकी नजर है। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास, मस्जिद से अनाउंसमेंट और फिर भीड़ एनआईए के गिरफ्त से मुफ्ती को छुड़ा के कैसे ले गई बॉस? कभी सर्वे में पत्थरबाजी, कभी चुनाव में पत्थरबाजी। यूपी के भीड़तंत्र वाले नए एजेंडे से सीएम योगी कैसे निपटेंगे? संभल से सपा सांसद बर्क के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है क्या योगी? अब इसका चैप्टर। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सामने नया चैलेंज आकर खड़ा हो गया है। यह चैलेंज है भीड़ तंत्र वाले नए एजेंडे से निपटने का, जिसे कुछ लोगों ने विरोध करने का नया हथियार बना लिया है। यूपी में किस तरह भीड़ तंत्र के एजेंडे की आड़ में गजब हो रहा है आपको देखना चाहिए। पहली तस्वीर संभल की है, जहां 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे होता है। अचानक भीड़ आ जाती है, उसके पास पत्थर भी अचानक से प्रकट हो जाते हैं। पुलिस को खदेड़ने के लिए वहां पत्थर बरसा दिए जाते हैं। दूसरी तस्वीर आज की है, यूपी के ही झांसी की है, जहां एक संदिग्ध को पकड़ने के लिए एनआईए की टीम पहुंचती है। एनआईए की टीम जब संदिग्ध को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर निकलती है तो यहां भी अचानक भीड़ प्रकट हो जाती है। एनआईए के हाथों से संदिग्ध को छुड़ाने की कोशिश शुरू हो जाती है। इस भीड़ तंत्र के एजेंडे में एक समानता है, और वो समानता यह है कि इसमें ढाल के तौर पर महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे संभल में महिलाओं ने छतों से पुलिस पर पथराव किया, उसी तरह झांसी में भी एनआईए के शिकंजे से संदिग्ध को छुड़ाने के लिए महिलाओं को ढाल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी भी चैलेंज से निपटना अच्छी तरह जानते हैं। संभल में हिंसा के लिए पत्थरबाजों की जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसका तो हिसाब योगी आदित्यनाथ अपनी स्टाइल में कर ही रहे। संभल में किस तरह हिंसा के आरोपी नंबर 1 सपा सांसद के मकान पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए झांसी में योगी की पुलिस ने कैसे बवाल करने की कोशिश कर रही भीड़ को हालात बेकाबू होने से पहले टाइट कर दिया। झांसी में बवाल की शुरुआत उस वक्त हुई जब दिल्ली से पहुंची एनआईए की टीम एक संदिग्ध मुफ्ती खालिद नदवी को पूछताछ के लिए ले जाने लगी। लेकिन इसी वक्त मुफ्ती को एनआईए के हाथों से छुड़ाने के लिए झांसी में बवाल हो गया। मुफ्ती खालिद झांसी शहर के काजी के भतीजे हैं। ऐसे में अपने समुदाय पर उनकी अच्छी पकड़ है, इसलिए जैसे ही एनआईए की टीम उन्हें अपने साथ ले जाने लगी तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए शहर की मस्जिद से बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया। सुनिए जरा अनाउंसमेंट। अरे भाई, खालिद साहब को ले जा रहे हैं तो आप कोर्ट जाओ। बताइए, मस्जिद से अनाउंसमेंट हो रहा है कि आपके खालिद साहब को ले जा रहे हैं, मतलब आप भीड़ इकट्ठा करना चाहते हो, आप माहौल बिगाड़ना चाहते हो। मस्जिद से अनाउंसमेंट होते ही गलियों से लोगों का हुजूम आ गया। उनको एक मैसेज ही तो था कि देखिए खालिद साहब को ले जा रहे हैं। मुफ्ती खालिद को छुड़ाने के लिए भीड़ आ गई। लेकिन भीड़ तंत्र के एजेंडे पर चलने वाले ये अच्छी तरह जानते थे एनआईए के हाथों से आरोपी को छुड़ाने के लिए सिर्फ भीड़ जुटाना ही काफी नहीं था, क्योंकि एनआईए की टीम के साथ यूपी एटीएस की टीम भी मौजूद थी। इसलिए प्लानिंग के तहत भीड़ में महिलाओं को आगे कर दिया गया। महिलाएं उस गाड़ी के आगे सड़क पर बैठ गईं जिसमें एनआईए की टीम मुफ्ती खालिद को अपने साथ ले जा रही थी। इसके बाद बारी थी मुफ्ती खालिद तक पहुंचने की, तो इसके लिए महिलाओं से भीड़ में घुसने के लिए कहा गया। आप भी देखिए किस तरह लोग कह रहे हैं कि लेडीज बीच में घुसनी चाहिए, लेडीज को अंदर पहुंचाओ। सुनिए जरा।
लेडीजों को घुसने चाहिए बीच में, आओ लेडीजों को पहुंचा अंदर। आगे रहो। अब आप खुद देखिए भीड़ में शामिल महिलाएं किस तरह मुफ्ती खालिद का खुलकर समर्थन भी कर रही हैं। लोग जो चाहते उनको नहीं ले जाओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं। अब वो अच्छा चोरी सीखे बच्चे, ये गलत सीखे। इस्लाम चले जाएगा तो हम लोग का जीने का कोई फायदा नहीं है। आप किस वजह पे ले जा रहे हैं? आप किस वजह पे ले जा रहे हैं? आप बताइए किस वजह पे ले आए? आप बताइए, आप सब कुछ बताइए, सब कुछ बताइए। आप क्या चाहते? आप मुफ्ती साहब को नहीं ले आओगे हमारे? महिलाएं पूछ रही हैं कि आप किस लिए ले जा रहे हैं, आप बताइए। भाई आप वहां जजमेंट देने नहीं बैठी है ना, आप वहां जज नहीं है ना, कोर्ट नहीं है ना। अगर गलत हो रहा है तो कोर्ट जाइए कि गलत है ना, ये की टीम उठा के ले, ये क्या ऑन द स्पॉट जजमेंट होने लगेगा कि हमने कह दिया मुफ्ती ठीक है, अब कोई नहीं ले जा सकता। और फिर एक पूरा इकोसिस्टम है कि अगर पुलिस बंदूक भी उठा देगा, हाँ देखिए बंदूक उठा दिया मुसलमान पे, क्या चलेगा बॉस? ये एक पूरा गजब का सिस्टम होता जा रहा है। अभी चुनाव में हुआ था, आपको याद होगा कि पुलिस जो है वो वोट नहीं देने दे रही है, बंदूक लहरा रही है, गोली चला दे रही है, उधर से पत्थर चल रहे थे, उसकी कोई बात नहीं। पैटर्न बन गया है बॉस। जो लोग संभल के पत्थरबाजों का हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें झांसी से आई ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। झांसी में भीड़ में शामिल महिलाओं को सुनिए, जो पुलिस वालों को पीटने की बात कर रही है। भाई सुनिए आप। पुलिस वाले को पकड़ के पुलिस वाले को पकड़ के। सुन रहे हैं आप? एक आध पुलिस वाला पिट जाता तो खत्म हो जाता मामला। झांसी में हुए बवाल की हैरान करने वाली तस्वीरें और भी हैं, लेकिन मुफ्ती पर एनआईए की जिस छापेमारी को लेकर आज दिन भर बवाल हुआ, आप भी पहले उसकी वजह सुन लीजिए। सूत्रों के मुताबिक विदेशी फंडिंग के मामले की जांच कर रही एनआईए को मुफ्ती खालिद नदवी को लेकर इनपुट मिला। इसके बाद एनआईए की टीम बीती रात छापेमारी के लिए मुफ्ती खालिद नदवी के ठिकाने पर गई। मुफ्ती खालिद नदवी मदरसे में पढ़ाते हैं, इसके साथ ही वो भारत और विदेश के मुस्लिम छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग देने का भी दावा करते हैं। एनआईए को शक है कि ऑनलाइन कोचिंग के दौरान मुफ्ती खालिद नदवी ने विदेशों से फंडिंग ली। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने मुफ्ती के मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट को भी चेक किया। एनआईए की टीम ने फोन में मौजूद नंबर्स और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में सवाल पूछे। घर पर करीब 8 घंटे की पूछताछ से जब एनआईए की टीम संतुष्ट नहीं हुई, तो एनआईए की टीम ने मुफ्ती खालिद नदवी को आगे की पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने की कोशिश की। मतलब ऐसा नहीं कि एनआईए की टीम गई और कहा कि चलिए चलिए उठिए चलिए। 8 घंटे पहले पूछताछ हुई, फिर हुआ कि चलिए अब आगे के लिए उधर चलिए। सुनिए एनआईए की छापेमारी पर मुफ्ती खालिद ने क्या कहा, फिर आपको दिखाऊंगा कैसे एक बार भीड़ ने मुफ्ती खालिद को एनआईए के हाथों से छुड़ा भी लिया था। रात में 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कौन है, वैसे खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई कुंडी, तो हमने हर खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आगे कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट हमारे चाचा आ गए, फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। भाई एक सीधी सी बात ये, हो सकता है आपको पसंद नहीं आया कि एनआईए की टीम मुफ्ती साहब को क्यों पकड़ने आई, क्यों उनसे पूछताछ, लेकिन आपको पसंद नहीं आया तो ये भीड़ तंत्र नहीं चलेगा ना बॉस। देश ऐसे थोड़ी चलता है कि भीड़ आ जाएगी कहीं ना ना नहीं ले जाने देंगे। एक आध पुलिस वाले को पीट देते तो मामला निपट जाता। ये कोई बात है?
आपको नहीं पसंद आ रहा, आप कोर्ट में जाइए, कहिए कि गलत हो रहा है ये सब। अच्छा, अब ये भी देखिए किस तरह झांसी में एक बार भीड़ ने एनआईए के हाथों से आरोपी को छुड़ा भी लिया था। पहले तो भीड़ ने आरोपी को छुड़ाने के लिए महिलाओं को ढाल बनाकर आगे किया। इसके बाद भीड़ में शामिल दूसरे लोग आरोपी तक पहुंचे और उसे एनआईए की टीम के हाथों से छुड़ा कर ले जाने लगे भाई। इस दौरान जब एनआईए की टीम के साथ मौजूद यूपी एटीएस के जवान ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो एटीएस के जवान को धक्का मारकर गिराने की कोशिश की। भीड़ में शामिल कुछ लोग उसे धमकाते हुए भी नजर आए। देखिए जरा माहौल वहां का। ये सारी तस्वीरें बहुत खतरनाक है बॉस। एनआईए की हिरासत से छुड़ाने के बाद भीड़ ने आरोपी मुफ्ती खालिद को घेरे में ले लिया। फिर भीड़ उसे पास में बनी मस्जिद के अंदर ले गई। इस दौरान एनआईए और यूपी एटीएस की टीम भीड़ के सामने बेबस नजर आई। हालांकि बवाल की जानकारी जैसे ही योगी की पुलिस को लगी, तुरंत एक्शन शुरू हुआ। आसपास के थानों से पुलिस फोर्स बुलाई गई और भीड़ को अच्छे तरीके से समझा दिया गया। इसके बाद आरोपी मुफ्ती खालिद को एनआईए के हवाले कर दिया गया, जिसे एनआईए की टीम पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इसके साथ ही एनआईए टीम का घेराव कर मुफ्ती खालिद को छुड़ाने की कोशिश करने वाले भी पुलिस की रडार पर आ चुके हैं। पूरे मामले पर झांसी पहुंचे पुलिस के बड़े अधिकारियों ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाता हूं। कानून तोड़ने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जाएगी। जो व्यक्ति जिनके द्वारा वहां उकसाकर और कानून तोड़ने की चेष्टा की गई है, उनको सबको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ मस्जिदों में भी अनाउंस हुआ है उसमें सर, सभी विषय देखे जा रहे हैं। सभी विषय, हाँ, ये कार्रवाई होगी आगे। उधर संभल हिंसा पर भी एक्शन हो रहा है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पहले जियाउर रहमान बर्क को संभल हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया गया। इसके बाद संभल में हुए एक सड़क हादसे के पुराने केस में फाइल दोबारा खोली जा चुकी है। आरोप है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट में एक डॉक्टर की मौत हुई उसे सपा सांसद बर्क चला रहे थे और अब जियाउर रहमान बर्क को बिना नक्शा पास कराए बन रहे मकान को लेकर नोटिस भेजा गया है। उनके इस मकान पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडराने लगा है। यह संभल में बन रहे सपा सांसद बर्क के आलीशान मकान की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। आरोप है, यह है वो मकान। आरोप है कि मकान का निर्माण नक्शा पास हुए बिना ही किया जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अगर नोटिस का सही जवाब नहीं दिया गया तो सपा सांसद के मकान पर बुलडोजर चल सकता है। यानी योगी आदित्यनाथ के राज में बुलडोजर भी नहीं रुकेगा और जो लोग पत्थरबाजी भीड़ तंत्र कर रहे हैं, रुकना उनको पड़ेगा। यह मैसेज क्लियर दे दिया गया है। पाठशाला में बगली क्लास। सनातन के सबसे बड़े पर्व कुंभ की तैयारी देखने खुद महीने भर पहले मोदी क्यों जा रहे हैं? मोदी योगी ने इस बार कुंभ की ऐसी तैयारी की है कि दुनिया देखती रह जाएगी क्या? अब इसका चल ऐसा पहली बार हो रहा है जब पीएम मोदी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के साक्षी बने। पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ साल 2012 में हुआ था, लेकिन इस बार का महाकुंभ पिछली बार की तुलना में 3 गुना विशाल और भव्य होने वाला है। महाकुंभ में इस बार 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और यही वजह है कि महाकुंभ की तैयारियों को देखने खुद पीएम मोदी कल 13 दिसंबर को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी का हिसाब क्लियर है बॉस कि सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व कुंभ आ रहा है और इतनी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए, तो पीएम खुद जा रहे देखने कि कैसी तैयारी है। आज सीएम योगी भी प्रयागराज पहुंच गए। उन्होंने पीएम मोदी के आने से पहले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया है। अब कल पीएम मोदी पूरे महाकुंभ का दौरा करेंगे और एक एक तैयारी का निरीक्षण करेंगे। पीएम मोदी के लिए महाकुंभ का मौका इसलिए भी खास है क्योंकि उन्हें सनातन के सबसे बड़े सेवकों में से एक माना जाता है। पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी ने जिस तरह पूरी दुनिया में भारत की सनातन संस्कृति का प्रचार किया है, देश के आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्रों का कायाकल्प करवाया है, आज की तारीख में भारत की सनातन संस्कृति को देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ऐसे में जब सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है तो मोदी योगी भी अपनी तरफ से इतनी सी भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। आपको यह जानकर गर्व होगा कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। दुनिया में किसी और देश में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं होता बॉस। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि इस बार महाकुंभ कितने बड़े पैमाने पर उसकी तैयारियां चल रही हैं।
भाई 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है महाकुंभ और 26 फरवरी 2025 तक यानी 45 दिनों तक चलेगा। यह पिछली बार 2013 में हुए महाकुंभ से 3 गुना विशाल होने वाला है। इस बार महाकुंभ के लिए संगम नदी के किनारे 4000 हेक्टेयर जगह ली गई है क्योंकि इस बार 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। ऐसा पहली बार होगा कि जब गूगल मैप नेविगेशन के जरिए संगम किनारे बन रही टेंट सिटी और शिविरों की लोकेशन तक देखी जा सकती है, यानी किस अखाड़े या संत का टेंट कहां है यह गूगल मैप पर दिखेगा। इसके अलावा लोगों को ठहरने के लिए बनाए जा रहे टेंट सिटी की लोकेशन भी इस पर देखी जा सकती है। महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों की संख्या को देखते हुए सीएम योगी ने संगम इलाके को यूपी का एक नया 76वां जिला घोषित कर दिया है। यह नया जिला 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक यानी कुल 121 दिन तक रहेगा। यानी यह नया जिला अस्थायी तौर पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य महाकुंभ में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा और कानूनी रूप से सुरक्षा देना है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी प्रयागराज आकर संगम घाट पर गंगा पूजन करेंगे। इस दौरान घाट पर पहुंचने के लिए वाराणसी से विशेष क्रूज मंगवाया गया है। इस क्रूज को निषाद राज क्रूज का नाम दिया गया है। इसके जरिए पीएम मोदी संगम के घाटों पर चल रही तैयारियां देखेंगे। पीएम मोदी के गंगा पूजन करने के बाद औपचारिक रूप से महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो जाएगा। इसके बाद 13 जनवरी से महाकुंभ में आने वाले लोग इस क्रूज के जरिए संगम नदी की सैर उनको करवाई जाएगी। इसके साथ 50 लोग बैठ सकते हैं इसमें एक साथ। यह क्रूज को डीजल और बैटरी दोनों से चलाया जा सकता है, लेकिन महाकुंभ में पर्यावरण का संदेश देने के लिए इसे सिर्फ बैटरी से चलाया जाएगा। इसके लिए संगम नदी पर एक चार्जिंग स्टेशन भी बनाया गया है। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई और दूसरा आयोजन नहीं हुआ। इसके पीछे की भी वजह समझिए। महाकुंभ में इस बार 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जबकि 2019 के अर्धकुंभ में 20 करोड़ लोग आए थे। तो आप सोचिए उससे भी 30 करोड़ ज्यादा। कुंभ का आयोजन करीब 45 दिन चलता है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की सबसे पवित्र धार्मिक यात्रा हज में हर साल करीब 1 करोड़ 30 लाख पहुंचते हैं। इसी साल 25 अगस्त 2024 को इराक के अरबाइन में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें इमाम हुसैन की शहादत की शोक सभा हुई थी। इस कार्यक्रम में भी 3 करोड़ लोग पहुंचे थे। 2015 में ईसाई समुदाय के सबसे पवित्र शहर कहे जाने वाले वेटिकन सिटी में एक प्रार्थना सभा हुई थी। इसमें 7 करोड़ लोग इकट्ठा हुए थे। इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े कार्निवल फेस्टिवल रियो कार्निवल में 20 से 25 लाख लोग पहुंचे थे। यह फेस्टिवल 8 दिन चलता है। यानी बड़े बड़े आयोजन देख लीजिए, 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ के आगे मामला नहीं गया है। यहां 50 करोड़ लोग आने वाले हैं। आप सोचिए मोदी योगी के लिए यह कितना बड़ा चैलेंज भी है कि इसको ढंग से कराना। मतलब आप पुराने जमाने में फिल्म में नहीं सुनते थे कि मेरा भाई बिछड़ गया कुंभ के मेले में। उस जमाने में सोचिए बिछड़ जाता था जब कितने लोग आते होंगे। आज 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। गूगल मैप पे मैप दिखाएगा कि कहां क्या है क्या नहीं है। भव्य होगा भाई। महाकुंभ में अध्यात्म के अलावा सुरक्षा के भी पक्के इंतजाम किए जा रहे हैं। संगम में स्नान के दौरान कोई हादसा ना हो, इसके लिए वाटर रोबोट की व्यवस्था की गई। यह रोबोट कुछ ही सेकंड में पानी में डूबते व्यक्ति के पास पहुंच सकता है, आप देखिए, और उसे पानी से खींचकर लाकर बचा लेगा। देख रहे हैं, ये देखिए कैसे जा रहा है। और जैसे आपका लाइफ जैकेट टाइप होता है उस टाइप का बना हुआ है। अब आप डूब रहे हैं और उधर से वो भाई तैरता हुआ जाएगा आपको बचाने के लिए, तब तक तो बहुत टाइम लगेगा। ये गया अपना रोबोट गया, आप रिमोट से उसके पास पहुंचाए, जैसे डूब रहा है उसमें लद गया, आ गया किनारे। ये देखिए कैसे वहां डूब रहा था व्यक्ति, मतलब तो एग्जाम्पल दिखा रहा है, उसको पकड़ लिया घनघना के साइड में। स्नान के दौरान डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए संगम के किनारे वाटर रोबो यूनिट बनाई गई है। इसमें एक टीम संगम नदी के स्नान करने वाले लोगों पर दूरबीन और ड्रोन की मदद से नजर रखेगी और दूसरी टीम डूबने वाली जगह पर रोबोट भेजकर लोगों को बचाएगी। इन तस्वीरों को देखकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि महाकुंभ को आज से पहले इतना हाईटेक तो कभी नहीं देखा। यानी जबरदस्त तैयारी है बॉस। महाकुंभ में इस बार आनंद भी आने वाला है और जाइएगा तो देखिएगा और क्या क्या है वो तो हम खैर पाठशाला में आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित चुनाव लड़ेंगे। संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्हें नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में उतारा गया है। अवध ओझा जो अभी अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं,
उनके खिलाफ अनिल कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है। AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, उसके खिलाफ अली मेहंदी चुनाव लड़ेंगे। वजीरपुर से रागिनी नायक को कांग्रेस ने टिकट दिया है। बादली से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को टिकट मिला है। इसके अलावा बीजेपी की लिस्ट भी जल्द जारी हो सकती है। कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि हो सकता है बीजेपी नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट दे दे। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी को ग्रेटर कैलाश से टिकट मिल सकता है। रमेश बिदूड़ी कालकाजी से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी दिल्ली चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी सबसे पहले कैंडिडेट्स के ऐलान करती रही है और अब कांग्रेस ने भी कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी भी जल्द लिस्ट जारी कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल एक छोटा